पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए मतदान। वोटिंग के बीच शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। काफिले में मौजूद कुछ अन्य गाड़ियों को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर से एक और आतंकी हमले की खबर। श्रीनगर में बीजेपी नेता अनवर भट्ट को बनाया गया निशाना। एक सुरक्षा कर्मी शहीद। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कहर। प्रतापगढ़ में 2 दिन में शराब पीने से 8 की मौत। अयोध्या में जहरीली शराब ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा। और यूपी के लखीमपुर खीरी के तराई के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी। 67 से ज्यादा जगहों पर आग ने सबको जलाकर राख किया। दुधवा के जंगल आग के निशाने पर। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। जम्मू कश्मीर से एक और आतंकी हमले की खबर सामने आई। इस बार यह हमला श्रीनगर के नवगाम में हुआ, जिसमें बीजेपी नेता अनवर भट्ट को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक हमला अनवर खान के घर पर किया गया, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। पुलिस के अनुसार अनवर भट्ट को जिला महासचिव बारामूला और कुपवाड़ा का प्रभारी बनाया गया है। इस हमले के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके पहले भी बारामूला जिले के सोपोर में सोमवार को आतंकवादियों ने ब्लॉक विकास परिषद के एक सदस्य और उनके निजी सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रीनगर में बीजेपी नेता अनवर खान पर हमले के मामले को लेकर सियासत अब गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखो, सबसे पहले तो मैं जाती तौर और पार्टी की तरफ से कंडेम करता हूं इस तरह के पॉलिटिकल वर्कर्स पर, किसी पार्टी का हो, जो अटैक्स हो रहे हैं, तो उसको हम मजम्मत करते हैं। मगर सवाल ये है कि 2019 5 अगस्त को, अगर आप सबको याद होगा, देश के होम मिनिस्टर ने हमारी रियासत को तोड़फोड़ करने के बैकड्रॉप में रीजन यही दिए थे कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को कंट्रोल करना है, खत्म करना है। इसके लिए भारत सरकार को डायरेक्ट हाथों में ताकत चाहिए और इसलिए हमने जम्मू कश्मीर को मिल्स में तोड़ दिया। और अब 2 साल होने को जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि 1990 से लेकर, जब से मिलिटेंसी इस रियासत में आई, तब से लेकर जो किसी भी डीजीपी का साल में एक बार ओवरऑल रिव्यू के बाद में जो फिगर्स देता है, हमें याद है बराबर 90 से 200 लोगों की बात रखी जाती है। तो वो 200 लोगों की बात 2019 में भी वहां के डीजीपी ने कहा और वो 2020 में भी कहा, और अभी 10 दिन पहले डीजीपी का स्टेटमेंट आया कि अभी भी जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा मिलिटेंट मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती करने का फैसला वापस ले लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बचत पर फिर से ब्याज कम कर दी जाएगी। आपको बता दें, छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को झटका देते हुए सरकार ने बुधवार को पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनएससी समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक की कटौती की थी। यह कटौती 1 अप्रैल से शुरू 2021-22 की पहली तिमाही के लिए की गई। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह दोबारा ट्वीट किया और कहा कि पहली वाली ब्याज दरें लागू रहेंगी। पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और इस बीच पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मतदान के बीच
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव किया गया और इस हमले में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके काफिले में मौजूद कुछ अन्य गाड़ियों को नुकसान हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। पुलिस को और सीआईएफ को भेजा उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा का कोई साहस नहीं है, ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये खास करके एक समुदाय का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। इसलिए मैं वो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को बंगाल में जंगल राज चल रहा है। छिटपुट हिंसा और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में बम्पर वोटिंग की उम्मीद है। दूसरे चरण के मतदान से चंद घंटों पहले कुछ अज्ञात लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ता की तेज धार हथियार से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। उधर खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हिरेन चटर्जी ने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि हम बंगाल का विकास चाहते हैं, हमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और महिला कॉलेज की जरूरत है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील की। ऐसे तो बात चल रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, लेकिन गुंडागिरी कितना भी करे, कुछ भी कर ले, बोल देते हैं कैमरा के ऊपर कि ये गुंडागिरी आज के दिन ही खत्म होने वाला है। क्योंकि लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं, और जहाँ पे डेबरा में सब जगह में जहाँ जहाँ आप गुंडागिरी कर रहे हो, लोग उतना ज़्यादा जितना गुंडागिरी करोगे उससे 1000 गुना बढ़ जाएंगे हमारे वोट। क्योंकि लोग ये जो संतरास है, ये अन्याय है, ये गुंडागिरी है, ये तोलाबाजी सहन नहीं कर पाएंगे। तो गुंडागिरी जितना करोगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। इसलिए आप अभी तय कर लो, गुंडागिरी चाहते हो कि लोगों की वोट चाहते हो, ठीक है? और ऐसा मत करो भाई साहब। आज के दिन 6:30 बजे आपके दिन खत्म होने वाला है। 2 तारीख को जो सूरज उठने वाला है वो सूरज होगा, कमल का सूरज होने वाला है। वहीं असम में एक तरफ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोटिंग चल रही है, तो वहीं तीसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने असम के कोकराझार में आज एक जनसभा को संबोधित किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले चरण की वोटिंग में असम के लोगों ने एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया। पहले चरण की वोटिंग में असम ने डबल इंजन की सरकार के भव्य विजय पर मोहर लगा दी। पीएम मोदी ने कहा, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि यहां के नौजवानों में फुटबॉल बेहद फेमस है। उन्हीं की भाषा में अगर कहूं तो कांग्रेस और उसके महाझूठ को फिर से रेड कार्ड दिखा दिया गया है। विकास के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह चुनाव महाझूठ और डबल इंजन के महाविकास के बीच है। कांग्रेस ने हमारे सूत्रों, हमारे नामघरों को अवैध कब्जा गिरोह के हवाले किया, एनडीए ने उनको मुक्त किया। कांग्रेस ने बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़ मैदान सबको भड़काया, एनडीए ने इसको विकास के सेतु से जोड़ा। असम के विकास से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ अपनी जेब भरने से, अहम की संस्कृति को तबाह करने से मतलब है। इसी कोशिश में ये महाजोत का नाम का महाजोट यहां लगा हुआ है। भाई और बहनों, असम के निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। यानी केंद्र में भी एनडीए सरकार, राज्य में भी एनडीए सरकार। जब दोनों की ताकत लगती है तो और तेजी से काम होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी राज्यों में प्रचार करने में लगे हुए हैं। आज वे केरल के त्रिवेंद्रम पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान उनके रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। रोड शो में मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। बीजेपी नेता ने केरल के बहुचर्चित सोना तस्करी मामले में भी विजयन पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यालय भी इसमें शामिल था। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का कार्यालय सोना तस्करी मामले में शामिल है। उन्होंने कहा, 2011 में जब सबरीमाला में भगदड़ में 106 लोग मारे गए थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य की यात्रा करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं नड्डा ने
परावूर में अप्रैल 2016 में पटाखों में विस्फोट होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना के कुछ घंटे के बाद कुंतीकल मंदिर परिसर पहुंचे। इस घटना में 114 लोग मारे गए और 300 घायल हो गए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोलह ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 58,000 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की शीर्ष सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केरल की हर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रचार अभियान काफी तेज कर दिया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई रोड शो कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि केरल को जिन बुलंदियों को छूना चाहिए था वो कहीं न कहीं पिछड़ गया। आज इसका प्रमाण है कि कोविड प्रबंधन में केरल सरकार का विफल होना। एलडीएफ और यूडीएफ ने सत्ता में आकर यहां परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता को जन्म दिया। यही कारण है कि जनता के हित में यहां कोई काम नहीं हुआ। रही है, लेकिन आजादी के पूर्व से जो षड्यंत्र केरल के खिलाफ प्रारंभ हुए, आजादी के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन और साथ साथ एलडीएफ ने भी उस षड्यंत्र को विश्वासघात में बदल करके केरल के विकास को बाधित किया है। केरल विकास की जिन बुलंदियों को छूना चाहिए था उससे कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। आज इसका प्रमाण है कोविड प्रबंधन में केरल की सरकार की पूरी तरह विफल हो जाना। ये इस बात को साबित करता है कि यहां पर पूरी सरकारी मशीनरी हर तरीके से विफल साबित हुई है, क्योंकि चाहे वह यूडीएफ रहा हो चाहे वह एलडीएफ हो, इन दोनों ने सत्ता में पहुंचकर यहां पर परिवारवाद को जन्म दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर पुडुचेरी पहुंचे और उन्होंने यहां एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए रोड शो किया। उन्होंने पुडुचेरी लॉसपेट में रोड शो किया। अमित शाह ने करुणावादी कुप्पम स्थित सीतानंद स्वामीगल मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें पुडुचेरी में 6 अप्रैल को विधानसभा के लिए चुनाव होना है। केंद्र शासित प्रदेश में शाह का यह दूसरा दौरा है। इसके पहले उन्होंने फरवरी में कराईकल में प्रचार अभियान में भाग लिया था। पश्चिम बंगाल में आज यानी कि 1 अप्रैल को मतदान का दूसरा चरण चल रहा है। मतदान प्रक्रिया के दौरान कई बार मार्मिक तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसी तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के मतदान केंद्र पर देखने को मिली, जहां सुरक्षा के लिए तैनात किए गए आईटीबीपी के जवान मतदान के लिए बुजुर्गों को सहारा देते नजर आए। पश्चिम बंगाल में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने पश्चिम बंगाल पर बातचीत करते हुए ईवीएम से छेड़छाड़ की एक बार बात फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर से ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही है। सत्ता पाने के लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है। उन्हें बीजेपी पर पोलराइज्ड राजनीति कर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमित शाह जी का एक बयान अभी आया है कि विपक्ष और ममता बनर्जी 30% मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो 70% हिंदू की बात कौन करेगा? किसी नेता ने विपक्ष के ऐसा बयान नहीं दिया कि हम 30% मुसलमान की बात कर रहे हैं। अमित शाह खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। वो हिंदू मुसलमान करके पोलराइज करना चाहते हैं बंगाल के अंदर। किसी एक नेता ने, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, ममता, कभी नहीं कहा कि 30% मुसलमान इकट्ठा होना चाहिए। ये बात भी अमित शाह कह रहे हैं। इस तरीके से ये लोग लोकतंत्र। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। पंज लाख 64,000 किसानां ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को ऐलान किया। इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर से जब पूछा गया कि क्या तमिलनाडु के चुनाव के कारण रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है, इस पर जावड़ेकर उखड़ गए और कहने लगे कि सवाल सही पूछा कीजिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये सिने जगत से जुड़ा हुआ अवार्ड है। 5 लोगों की ज्यूरी ने सामूहिक रूप से रजनीकांत के नाम का फैसला किया है। इसमें राजनीति कहां से आ गई? सवाल सही पूछा कीजिए। इसके पहले जावड़ेकर ने रजनीकांत के फिल्म जगत में किए गए योगदान की चर्चा की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन। यही कारण है कि इस बार दादा साहब फाल्के की ज्यूरी ने रजनीकांत को यह अवार्ड देने का फैसला लिया। 5 लोगों की ज्यूरी ने एकमत से यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तराई के जंगलों में आग की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जीपीएस डाटा के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में 67 से ज्यादा जगहों पर आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इस आग की बढ़ती घटनाओं के कारण इस बार वन कर्मियों की होली जंगल में ही मनी। घने जंगलों के कारण दुधवा पार्क सबसे ज्यादा संवेदनशील है। भारतीय वन्य सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा सैटेलाइट के जरिए भेजे गए जीपीएस डाटा से आग की घटनाएं पता चल रही है। अधिकारियों की माने तो सबसे ज्यादा दुधवा के जंगल आग के निशाने पर हैं। इसके अलावा बफर जोन का बेलराया, भीरा, मैलानी, संपूर्णा नगर, पलिया के जंगल में रोज आग लग रही है। दक्षिण खीरी वन प्रभाग का मोहम्मदी और गोला का जंगल बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सबसे ज्यादा खतरा वन्य जीवों को है।
आए दिन आग लग रही है। इस कारण हिरन, सांभर, तेंदुआ, बाघ जैसे वन्यजीव जंगल के बाहर निकलकर अपनी जान को बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब विष बनकर एक के बाद एक लोगों को शिकार बना रही है। प्रतापगढ़ जिले में 2 दिन में शराब पीने से 8 लोगों की मौत होने के बाद अब अयोध्या में जहरीली शराब ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद संदिग्ध हालत में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 का इलाज चल रहा है। मामला थाना गोसाईगंज के डफरपुर त्रिलोकपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों होली के महापर्व पर निवर्तमान प्रधान ने शराब बांटी थी। इसके बाद संदिग्ध हालत में 2 युवकों की मौत हो गई। उधर आनंद फानन में 3 को गंभीर अवस्था में अस्पताल भर्ती कराया गया। एक अयोध्या जिला अस्पताल और एक अंबेडकर नगर में भर्ती है। जिला अधिकारी अनुज झा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। आज सुबह गांव डफरपुर मौजा के लोकपुर से ये खबर आई कि यहाँ पे शराब पीने के बाद स्वास्थ्य खराब होने से 2 लोगों की डेथ हुई। एक की डेथ कल बताई गई और एक की डेथ जो है आज सुबह जिला अस्पताल फैजाबाद अयोध्या से रेफ़र होकर लखनऊ जाते वक्त रास्ते में बताई गई। तो मैं और एसएसपी साहब यहाँ पे गांव में आए, बाकी भी पुलिस के सभी लोग, आबकारी के ऑफिसर्स और रेवेन्यू साइड के भी एसडीएम, तहसीलदार वगैरह सब लोग गांव में, और अभी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो अभी जस्ट जो निवर्तमान प्रधान थे उनके घर पे ये बताया गया कि इसमें शराब जो है पी गई थी होली के दिन, और उसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ जो है वो कल हो गई थी, जो कि प्रधान के चचेरे भाई बताए गए हैं, और एक और गांव के व्यक्ति की डेथ जो है आज सुबह जो लखनऊ जाते वक्त रास्ते में हुई है। तो कुल मिला के 2 लोगों की डेथ हुई है। इसमें जो सस्पेक्टेड है लिकर, उसका क्या रूट है, वो कहाँ से लिया गया है, और क्या किसी और व्यक्ति को ऐसी शराब बेची गई है या किसी और व्यक्ति ने कंज्यूम की है, इन सारे पहलुओं की। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में वैक्सीनेशन जारी है। कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन की खुराक ले रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण के बाद से कई राजनीतिक हस्तियों ने वैक्सीन की डोज ली थी। पीएम मोदी और उनके कैबिनेट के कई नेताओं ने वैक्सीन लेने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की थी और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। वैक्सीनेशन अभियान के बीच कुछ एक नेता भी हैं जिन्होंने बिना प्रचार या सोशल मीडिया पर बिना कोई पोस्ट के वैक्सीन की डोज ली। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाई, लेकिन इन लोगों ने इसे लेकर कोई प्रचार नहीं किया। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। चौदह लाख ट्यूबवੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। यूपी के बिजनौर में कोविड-19 बूथ पर लंबी लाइन लगी है, क्योंकि आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवानी है, जिसके चलते जिला महिला अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण का बूथ बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर से लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने बुधवार को जो आंकड़े दिखाए वो डराने वाले हैं। बीते 24 घंटे में यहां 1819 नए मामले सामने आए और 11 मरीजों की जान गई। 2.5 महीने के बाद ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा था। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अस्पतालों में बेड बढ़ाने के आदेश दे दिए।
इसी कड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बात सही। अब मंडी के अंदर कौन रूल फॉलो कर रहा है? दुकानदारी करे, मास्क लगाए, बताओ कौन बात करेगा ग्राहकों से? बताओ, मास्क लगाओ तो ग्राहक क्या, सही से बोलो, समझते ना बात को। मेरा नाम बीमल नाम है मेरा। विमल, ये बताओ कि जिस तरह से देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जी, दिल्ली में केस बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें, मानते क्या कमी है? ये जी का नाम है मोदी और योगी की राजनीति चल रही है। हाँ जी, ये मास्क का नाम है व्यापार कर रहे हैं मास्कों का, वजह से कोरोना को भी देखे और गरीबों के बच्चों को भी देखे। लेकिन ये जो जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो उसकी क्या मानते हैं, कारण क्या मानते हैं कि भीड़-भाड़? उसका कारण यही है सर है कि मान के चलिए कि जो भीड़ भड़क्का है, एक दूसरे से सेटिंग हो रही है, या फिर एक को होता है तो दूसरा सट जाता है तो उसको भी हो जाता है, यही सब होता है और क्या सर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि भीड़ है इतनी मार्केट के अंदर, लोग मास्क घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये भी कारण है। हाँ, ये भी एक कारण ही है सर। जब मान लो नियम और कानून लगाया गया है ऊपर से, तो उसका पालन करना चाहिए ना। अब ऐसा तो कहीं नहीं है होगा जो कि निरा सरकार झूठ बोल रही हो, कुछ तो कारण जरूर है। सरकार बता रही है कि हमको ले बहकावा दे रही है कि हमें बचा रही है, ये चीज का क्या कारण है? लेकिन हम सबसे ज्यादा यही जानते हैं सर कि गरीब लोगों के बच्चे बहुत झेल रहे हैं को, जो इसकी वजह है सब सरकार की वजह है, सरकार की कमी है, सरकार की लापरवाही है। खाली टीवी में आके डिबेट कर देते हैं कि बस हमारे देश के कोरोना खत्म हो रहे हैं, गरीब तक दवाई नहीं पहुंच पा रहे। खाली कहते कि हमारे देश में 90% वैक्सीन आ गया, गरीब के घर में जा रहे हैं, खाली बोलते हैं, आते नहीं है। तो ये भी एक कारण मानते हैं कि जिस तरह लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, विदाउट मास्क लोग घूम रहे हैं, हाँ, ये पब्लिक सिटी, जहाँ पब्लिक सिटी है वहाँ सरकार को ज्यादा कानून कार्रवाई करना चाहिए। सरकार की इसमें पूरी ढील है पूरी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। दस 10,836 किलो मिलावटी खान वालियां चीज़ां ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਲਗਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।